7वीं सदी की शुरुआत में उत्तरी अफगानिस्तान में यानी तोखारिस्तान में तुर्कों और अब्दालों के मेल से तोखार याबगू राज्य बना, जिसकी राजधानी भी वही थी जो अब्दालों की हुआ करती थी, द्राब्स्का यानी कुंदूज। याबगू का शाब्दिक अर्थ होता है अधिपति, मतलब कई राजाओं पर राज करने वाला। जब सन 625 और 28 के बीच तोखार याबगू सिंधु नदी तक के हूण राज्यों को अपने बस में कर रहे थे, तब सिंधु नदी के पूर्व में कश्मीर में एक करकोट राजवंश का उदय हुआ, जिसके सबसे लोकप्रिय राजा को आप अच्छे से जानते हैं, ललितादित्य मुक्तपीड़। ऐसे ही गिलगित बल्तिस्तान में एक बौद्ध राज्य का उदय हुआ, जिसे पतोला शाही कहते थे। गंगा के मैदानों में सन 606 से सम्राट हर्षवर्धन का शासन चला आ रहा था। सन 600 ईस्वी आते आते हूण स्थानीय संस्कृति के साथ घुल मिल गए थे। उनका स्थायीकरण और स्थानीकरण हो गया था, जैसा कि हर हमलावर जाति के ऐतिहासिक जीवन काल में अनिवार्य रूप से होता ही है। लेकिन पुराने रंग इतनी आसानी से नहीं जाते। प्राचीन ईरान के लोगों में सूर्य पूजा प्रचलित थी। उसी तर्ज पर यहां दक्षिणी अफगानिस्तान में सूर्य देवता को जून कहते थे। कहीं कहीं पर जूर का भी उल्लेख मिलता है। इस जून के उपासकों को जुनबिल कहा जाता था, जो दक्षिणी अफगानिस्तान में जमींदार यानी मोटा मोटी कंदाहार के आसपास के इलाके में और जाबुलिस्तान में रहते थे। अधिकांश इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस पैमाने पर सूर्य पूजा की ये परिपाठी प्राचीन ईरान से उठकर अफगानिस्तान, पंजाब के मैदानों और कश्मीर से होते हुए 7वीं सदी में गंगा के मैदानों में फैली, जिसमें मुल्तान के सूर्य मंदिर की एक अहम भूमिका थी। दूर, बहुत दूर पूरब में सन 618 में चीन में अत्यंत शक्तिशाली तांग साम्राज्य का उदय हुआ और लगभग इसी के आसपास तिब्बत का पहला साम्राज्य स्थापित हुआ। चीन का तांग साम्राज्य बड़ी तेजी से अपने पंजे पश्चिम की तरफ बढ़ाने लगा और सन 640 के दशक में तांग सेनाएं पूर्वी तुर्किस्तान में पहुंच गईं। इस समय अधिकांश ज्ञात एशिया पर बौद्ध संप्रदाय का खासा गहरा प्रभाव था, तो लुम्बिनी, बोध गया जैसे बौद्ध तीर्थ स्थान और नालंदा जैसे शैक्षणिक केंद्र चुंबक की तरह दुनिया भर से बौद्ध तीर्थयात्रियों और छात्रों को आकर्षित किया करते थे, जो कि मध्य एशिया के रेशम मार्ग और समुद्री मार्ग से भारत आया जाया करते थे। सबसे ज्यादा यात्री चीन से आते थे। इसी सिलसिले में सन 630 के दशक में चीनी बौद्ध तीर्थयात्री भेनसांग अफगानिस्तान होते हुए भारत आए। भेनसांग ने अफगानिस्तान में जागुड़ यानी गजनी, कपीश, कुभा और बामियान का दौरा किया। बामियान में 3 विशाल बुद्धों का वर्णन किया, जिनमें से तीसरे लेटे हुए बुद्ध का आज तक कोई पता नहीं लग पाया है। इसी तरह भेनसांग ने सिंध सागर दोआब में सिंहपुरा नाम के एक राज्य का वर्णन किया है, जिसका भी अभी तक कोई पता नहीं है। इसके अलावा भेनसांग ने कनिष्क की राजधानी पुरुषपुरा यानी पेशावर में कनिष्क के एक अति विशाल और भव्य स्तूप का वर्णन किया है और हूणों के हमलों से तबाह तक्षशिला का भी वर्णन किया है। फिर भेनसांग गंगा के मैदानों में उतरे, हर्षवर्धन से उनकी राजधानी कान्यकुब्ज में मिले और नालंदा पहुंचे। लगभग इसी समय अरबिस्तान में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई थी। इधर नालंदा में ज्ञान प्राप्त करके सन 641 में भेनसांग इसी रेशम मार्ग से अफगानिस्तान होते हुए वापस चीन लौट गए। उधर दूर पश्चिम से अरब के रेगिस्तान से इस्लाम की आंधी चली आ रही थी। अरब अचानक से धूमकेतु की तरह उभरे। उन्होंने बैजेंटाइन साम्राज्य को आधा कर दिया और सासानी साम्राज्य को पूरा का पूरा निगल लिया। हालांकि सासानियों ने या उनके पहले के किसी भी फारसी साम्राज्य ने अपने पूर्वी प्रांतों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, कभी उन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये साम्राज्य अफगानिस्तान की ढाल बने रहते थे। सन 632 और 44 के बीच अरबों ने किरमान पर कब्जा किया और सिंध के राजा को रासिल के युद्ध में हराकर सिंधु नदी तक का इलाका अपने कब्जे में करके अफगानिस्तान के दरवाजे पर पहली दस्तक दी। ठीक उसी समय दूसरे खलीफा उमर की हत्या हो गई और अगले खलीफा बने उस्मान। अरबों को अफगानिस्तान पर हमले का दूसरा मौका तब मिला जब आखिरी सासानी सम्राट याजदगर्द तृतीय का पीछा करते करते अरब अमू दरिया नदी तक आ पहुंचे। यहां सन 651 में
याज़्दगर्द की अरबों के हाथों अमू दरिया के किनारे आखिरी निर्णायक हार के बाद याज़्दगर्द की हत्या हो गई और बचे हुए सासानी राजघराने ने चीन के तांग साम्राज्य में शरण ली। लेकिन सासानी सेनापति कारेन ने अब्दालों की मदद से अरबों से संघर्ष जारी रखा। इस श्रृंखला में हेरात की घेराबंदी और निशापुर और बादगिस के युद्ध हुए और सासानी सेनापति कारेन मारा गया। लेकिन फिर भी ईरान का इस्लामीकरण इतना आसान नहीं था। इसे तब से तकरीबन 3-4 सदियां और लगने वाली थी। खुरासान हमेशा ही अशांत प्रांत बना रहा। दूसरे मोर्चे पर अरबों ने ईरान में आने वाले पश्चिमी शकेस्तान पर कब्जा कर लिया, जिसे अरब सिजिस्तान कहने लगे और यह आजकल सिस्तान कहलाता है। इसका केंद्र था दरांग, जो अब जरांज कहलाने लगा। सिस्तान पर अरबों की विजय की कहानी किस्साए सिस्तान में दर्ज है। इस समय के अफगानिस्तान के इतिहास पर, उसकी राजनीतिक स्थिति पर हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है चीनी और अरब सूत्रों से। कई बार तो ये विरोधाभासी भी मालूम होते हैं। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम सबसे ज्यादा संभावित घटनाक्रम पेश करें। यहां हम आपको अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति के बारे में एक खास बात बता देते हैं। अफगानिस्तान के बीचों बीच पठार है, तो ये समझ लीजिए कि जैसे एक टेबल के चारों ओर कुर्सियां रखी होती हैं, वैसे ही अफगानिस्तान की अधिकांश आबादी इस पठार के इर्द गिर्द बसी हुई थी। इसके पश्चिम में फारस का प्रभाव था, जिसे हम खुरासान कहते हैं। और सच पूछिए तो अगर 19वीं सदी में अफगान अमीर ने अंग्रेजों की मदद से इसको ईरान के हमले से नहीं बचाया होता, तो आज निश्चित ही हेरात ईरान का हिस्सा होता। अफगानिस्तान का उत्तरी भाग हमेशा मध्य एशिया की छाया में रहा है, वो चाहे बैक्ट्रियन ग्रीक हो या कुषाण हो या तुर्क। और अफगानिस्तान के पूर्वी भाग पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। इसीलिए अरबों के अफगानिस्तान पर हमलों को हमें 2 अलग अलग भागों में देखना होगा। तो अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग समय पर अरबों ने कई कई बार हमले किए। अरब इतिहासकारों के हिसाब से यह कहानी कुछ यूं है। तब के अरब इतिहासकार कहते हैं कि अरब तो बेचारे मासूम थे। अफगानिस्तान के राजा संधि तोड़ दिया करते थे, इसीलिए बार बार अरबों को हमला करना पड़ता था। लड़ाई झगड़े के बाद संधि होती थी। अरब इन राज्यों से खिराज वसूलते थे, हर बार लोगों का धर्मांतरण किया करते थे और शांतिपूर्वक लौट जाते थे। और फिर अफगानिस्तान के राजा संधि तोड़ दिया करते थे और ये चक्र चलता रहता था। लेकिन 125 साल के लगातार हमलों के बावजूद अफगानिस्तान के राज्यों का वजूद इस बात की गवाही देता है कि कुल मिलाकर अरब नाकामयाब रहे। तो सन 650 के दशक में अरबों ने सिजिस्तान से निकलकर कंदहार क्षेत्र यानी बोस्त और जमींदावर होते हुए जाबुलिस्तान और काबुलिस्तान पर कब्जा कर लिया। ऐसी किंवदंती है कि काबुल के संग्राम में मारे गए अरबों की कब्रें अभी भी मौजूद हैं। ऐसा ही एक सेनापति था, शाह दो शमशीरा, यानी 2 तलवारों वाला वीर, जिसके नाम पर काबुल में ये मस्जिद है। कुछ स्रोतों के मुताबिक यह हमला बल्ख के रास्ते किया गया था, लेकिन तभी सन 656 में तीसरे खलीफा उस्मान की हत्या हो गई और अली और मुआविया के बीच इस्लामिक जगत का पहला गृहयुद्ध यानी पहला फितना छिड़ गया। अली और मुआविया के बीच समझौता तो हो गया, लेकिन पहला फितना खत्म नहीं हुआ। सुन्नियों और शियाओं के अलावा मुसलमानों का एक तबका और है जो मुआविया और अली दोनों के ही खिलाफ हो गया। ये कहलाते थे खारिजी या ख्वारिजी। सन 661 में एक ख्वारिजी ने अली की हत्या कर दी। कई लोगों का ऐसा मानना है कि अली को उनके मुख्यालय कूफा के पास नजफ में दफनाया गया, लेकिन एक मान्यता यह भी है कि उन्हें बल्ख के पास मज़ार शरीफ में दफनाया गया था। अली के बाद मुआविया ने उमैयद घराने की स्थापना की और वो इस्लामिक जगत का सर्वे सर्वा बन गया। इसी बीच चीन के तांग सम्राट गाओजोंग के शासनकाल में चीनी सेनाएं गोक तुर्कों को दबाते हुए न सिर्फ अफगानिस्तान तक बल्कि अराल सागर तक छा गईं। सन 660 के आसपास काबुल कपीसा में बरहा तेगिन नाम के एक बौद्ध तुर्क ने तुर्क शाही राजघराने की स्थापना की। जाहिर सी बात है, तुर्क शाहियों ने चीनियों की मदद से अरबों को भगाया और जाबुलिस्तान और सिजिस्तान तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया।
तोखार याबगू कुंदूज और बदख्शान के दरमियान सिमट कर रह गए। तो ये था चीन का प्रभाव मंडल। यहां से होते हुए चीनियों ने शकिस्तान में आखिरी सासानी सम्राट याजदगर्द तृतीय के बेटे फिरोज तृतीय को एक के बाद एक 2 बार स्थापित किया, लेकिन इनके वर्षों को ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है। लेकिन हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि सन 661 में जब फिरोज ने तांग साम्राज्य से मदद मांगी, तब चीन ने पहला प्रयास किया होगा और इसी दौरान तुर्क शाही की स्थापना हुई। फिर सन 665-66 के दरमियान अरबों ने फिर एक बार काबुल अभियान किया, लेकिन उन्हें हार कर लौटना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर चीनियों ने कोशिश की, लेकिन सन 670 में उन्हें पीछे हटना पड़ा और यह सासानी साम्राज्य को फिर से स्थापित करने की आखिरी कोशिश साबित हुई। दूसरी तरफ सन 671 में नेजक तरखान नाम के एक व्यक्ति ने अरबों को बल्ख से खदेड़ दिया। इसके पीछे चीनियों और तुर्कों का हाथ होगा। सन 680 के आसपास बरहा तेगिन के बाद उसका पुत्र तेगिन शाह अगला तुर्क शाह बना। इसे रण श्रीकरी भी कहा जाता है। इसके शासनकाल में पंजाब के कटास राज मंदिर बने और इस काल की कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जैसे ये 2 गणेश की मूर्तियां, और बौद्ध मूर्तियों की तो कोई गिनती ही नहीं। तेगिन शाह के बड़े भाई ने जाबुलिस्तान में अपना एक अलग राज्य स्थापित किया, जुनबिल राज्य। इसका नाम अरब सूत्रों में रातबिल बताया गया है। वैसे एक जाबुल ईरान में भी है। अरब इतिहासकारों के हिसाब से तेगिन शाह और रातबिल के बीच में झगड़ा हुआ और अरबों ने मध्यस्थता की। तेगिन शाह के शासनकाल के दौरान दुनिया भर में कई घटनाएं घट रही थीं। सन 680 में मुआविया की मौत के बाद उसका बेटा यजीद उमैयद खलीफा बना, जिसके बाद अली के बेटे इमाम हुसैन के साथ करबला का हादसा हुआ। इसके तुरंत बाद इस्लामिक जगत का दूसरा गृहयुद्ध छिड़ गया, यानी दूसरा फितना। दूसरे फितने के दौरान अरब सेनापति यजीद इब्न जियाद ने सिजिस्तान से निकलकर काबुल पर चढ़ाई की, लेकिन इस हिमाकत में यजीद की जान चली गई। सन 690 में चीन के तांग साम्राज्य को 15 साल के लिए ग्रहण लग गया। इससे मध्य एशिया पर चीन की पकड़ ढीली पड़ गई। हालांकि अरब इसका फायदा नहीं उठा पाए और गोक तुर्कों की भस्म से किर्गिजिस्तान में एक नया तुर्क राज्य कायम हुआ, तुर्गेश। सन 692 में दूसरा फितना खत्म हुआ और अरबों ने फिर से एक बार काबुल जीतने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उनको मुंह की खानी पड़ी। सन 700 ईस्वी के कुछ बाद अरबों का काबुल घाटी पर फिर से एक बार असफल हमला हुआ। सन 695 और सन 715 के बीच के इस 20 साल के अंतराल में अरबों ने स्पेन से सिंध तक का इलाका जीत लिया। उधर सन 715 में अरबों ने नेजक तरखान को मारकर बल्ख पर हमेशा के लिए कब्जा कर लिया। सिंध के आखिरी हिंदू राजा दाहिर सेन को हराकर अरबों ने मध्य भारत पर हमले तो किए, लेकिन आगे चलकर उनको हार का सामना करना पड़ा। कश्मीर के राजा चंद्रपीड़ ने और उसके बेटे ललितादित्य मुक्तपीड़ ने अरबों को बुरी तरह से हराया और शायद इसीलिए अरब कभी मुल्तान और पेशावर के रास्ते खैबर दर्रे से होते हुए काबुल पर चढ़ाई नहीं कर पाए। ललितादित्य मुक्तपीड़ के दिग्विजय अभियान भी लगभग इसी समय के हैं। कश्मीर के लिखित इतिहास राजतरंगिणी में उल्लेख है कि ललितादित्य मुक्तपीड़ ने मध्य एशिया के कई इलाकों को जीता। इनमें तुर्क राज्य शामिल थे, तो हो सकता है ललितादित्य ने काबुल की तुर्क शाही, तोखार याबगू और तुर्गेश को हराया हो। हालांकि चीनी इतिहास में ललितादित्य को चीन का सहायक राजा बताया जाता है। उधर तुर्क शाही शासक तेगिन शाह के बाद फ्रोमो केसरों का शासन शुरू हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोम का सीजर, तो संभवतः ये बैजेंटाइन सम्राटों से प्रभावित था। कहा जाता है कि फ्रोमो केसरों ने कई बार अरबों को हराया। शायद इसी पर एक तिब्बती महाकाव्य आधारित है, जिसमें गेसर नाम के एक राजा के युद्धों का वर्णन है। हालांकि फ्रोमो केसरों के बाद के तुर्क शाहियों के बारे में हमें केवल अरब और चीनी सूत्रों से ही पता चलता है। सन 715 और 35 के बीच तुर्किस्तान में उमैयदों और तुर्गेश के बीच कई युद्ध हुए। इनमें आखिरकार तुर्गेश की पराजय हुई और दूसरी तरफ पूरब में
चीन का तांग साम्राज्य कुछ संभला और उसने तुर्गेश पर पैर रखकर मध्य एशिया में फिर से वापसी की। सन 744 में अरबों का तीसरा गृह युद्ध यानी तीसरा फितना छिड़ गया। इसने उमैयदों की जड़ें हिला डाली। इस तीसरे फितने के खत्म होते होते उमैयदों के खिलाफ अब्बासियों का विद्रोह शुरू हुआ। सन 750 तक अब्बासियों ने उमैयदों को खदेड़कर अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी कोने में और स्पेन पुर्तगाल तक समेट कर रख दिया। लेकिन मध्य एशिया में उनकी टक्कर थी उस जमाने की एक महाशक्ति से, यानी कि चीन के तांग साम्राज्य से, और इस पर अफगानिस्तान का भविष्य निर्भर करता था। तो अब्बासियों ने चीन के खिलाफ तिब्बतियों से हाथ मिला लिया और तांग साम्राज्य की सेनाएं अपने तुर्क साथियों के भरोसे लड़ने निकल पड़ी। सन 751 में तलास का घमासान और निर्णायक युद्ध हुआ। तलास के युद्ध में चीन को भारी पराजय मिली। फिर उसके बाद चीन में विद्रोह हो गया और चीन की सेनाएं सारे इतिहास में फिर कभी पामीर के पार नहीं आ पाईं। लगभग इसी समय जाबुलिस्तान में जुनबिल लोगों का एक राज्य उभरा। इसे लाविक या लोयक राजवंश भी कहते हैं। सन 758 के बाद तोखार याबगू का नामो निशान नहीं मिलता। तलास के युद्ध के बाद मध्य एशिया समेत अफगानिस्तान अरबों की झोली में आ गिरा। इसके बाद अरबों के काबुल पर कुछ और हमलों का जिक्र मिलता है, जो कि ज्यादातर बल्ख की तरफ से हुए थे और उनमें से कम एक बामियान होते हुए किया गया था। लेकिन फिर भी अरबों को अफगानिस्तान पर कब्जा करने में सफलता नहीं मिली। वो सारे अफगानिस्तान का इस्लामीकरण नहीं कर पाए। ये काम आने वाली शताब्दियों में तुर्कों ने किया, जिनमें सबसे खास थे सफारी और गजनवी।